बच्चों, अब मैं आपको आज इस वीडियो में फंडामेंटल ऑफ वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस सिखाऊंगा। वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है स्टोइशियोमेट्री का। जो बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं और जिन्होंने प्रीवियस वीडियोस नहीं देख रहे हैं, वो ऊपर दिए हुए लिंक पे आप जाके प्रीवियस वीडियोस देख लीजिए, तो आपकी कंटिन्यूटी रहेगी, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस स्टार्ट कर रहे हैं, तो इसमें हम लोग क्या क्या टॉपिक कवर करेंगे ये भी आपको जानना जरूरी। सबसे पहले मैं आपको सोल्यूशन के बारे में बताऊंगा, उसके बाद स्ट्रेंथ कैसे निकालते हैं, स्ट्रेंथ कैसे डिफाइन करते हैं, देन वी विल कम टू जो कंसंट्रेशन निकालने के डिफरेंट मेथड हैं, जिसमें मोलैरिटी है, मोलालिटी है, मोल फ्रैक्शन है, मास परसेंटेज है। इन सारी चीज़ों से हम वर्क करेंगे और फिर नेक्स्ट वीडियो में हम नॉर्मेलिटी की बात करेंगे। ओके बच्चों, तो लेट अस स्टार्ट। होप यू आर एंजॉइंग और आपके मुझे कमेंट्स मिले, अच्छा लगा, आपने कुछ चीज़ें मुझसे डिमांड की, मैं उन चीज़ों को जल्दी से पूरा करूंगा और आपके दिए हुए टॉपिक्स पे भी वीडियो बनाऊंगा। बच्चों देखिए, सबसे पहले आपको ये जानना सॉल्यूशन होता क्या। सॉल्यूशन इट इज मिक्सचर ऑफ टू और मोर कंपोनेंट्स। अगर दो या दो से अधिक कंपोनेंट का मिक्सचर है तो इसको सॉल्यूशन बोलते हैं, और सॉल्यूशन हमेशा लिक्विड फेज में ही होता है। ओके, अगर लिक्विड फेज में नहीं है, सॉलिड फेज में, तो उसको मिक्सचर बोलेंगे। लेट मी एक्सप्लेन यू। अगर मैंने वाटर में शुगर को मिलाया तो ये एक सॉल्यूशन तैयार किया, उसको शेक किया, सॉल्यूशन कैसा होगा, होमोजीनियस इन नेचर। इसमें अगर मैंने थोड़ा सा स्मॉल क्वांटिटी में सॉल्ट को डिसॉल्व कर दिया, सॉल्ट को मिला दिया, तो इसमें कितने कंपोनेंट हो गए। पहले जब हमने शुगर को मिलाया था 2 कंपोनेंट थे, वाटर एंड शुगर। अब हमने कितनी चीजें मिला दी, वाटर, शुगर एंड सॉल्ट, तो 3 कंपोनेंट। अब देखिए बच्चों, इफ 2 कंपोनेंट्स आर इन सॉल्यूशन, बाइनरी सॉल्यूशन। क्या बोलेंगे बेटा, बाइनरी सॉल्यूशन। If 3 components are in solution, if 3 components are present in a solution, ternary solution. If 4 components are present in solution, quaternary. तो इसको बोलेंगे क्वाटरनरी सॉल्यूशन। फिर से देखिए, बाइनरी 2 कंपोनेंट, टेरनरी 3 कंपोनेंट्स, क्वाटरनरी 4 कंपोनेंट्स। बट एक बहुत इंटरेस्टिंग आपको बता रहा हूं बात, कि हमारे सिलेबस में केवल बाइनरी सॉल्यूशंस हैं। वी हैव टू ओनली अंडरस्टैंड बाइनरी सॉल्यूशन। सिलेबस में कैसे हैं बाइनरी सॉल्यूशन। लेट मी टेल यू बाइनरी सॉल्यूशन क्या होते हैं। अगर मैंने शुगर को वाटर में मिक्स किया, इट इज बाइनरी सॉल्यूशन। अब देखो बच्चों, बाइनरी सॉल्यूशन में एक स्मॉल क्वांटिटी में होगा, एक लार्ज क्वांटिटी में होगा। 2 कंपोनेंट्स हैं, द कंपोनेंट present in a small quantity called solute. अब मैं आपसे पूछता हूं, क्वांटिटी स्टैंड फॉर मास और मोल्स, क्वांटिटी स्टैंड फॉर मास और मोल। कंफ्यूजन। जब भी मैं यहां पे क्वांटिटी की बात करूंगा, वी आर टॉकिंग इन टर्म्स ऑफ मोल्स। अभी मैं एक एग्जांपल आपको देता हूं। द कंपोनेंट which is in large quantity
सॉल्वेंट, ये बिल्कुल क्लियर आपको होना चाहिए। देयर इज अ क्लियर डिमार्केशन बिटवीन सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। जब हम कंपोनेंट की बात करेंगे, उसकी क्वांटिटी की बात करेंगे, वी आर टॉकिंग इन टर्म्स ऑफ मोल्स, नॉट इन टर्म्स ऑफ मास। फॉर एन एग्जाम्पल, मैं आपसे कहता हूं 141 ग्राम शुगर, शुगर का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जानते हो बच्चों क्या होता है? C12H22O11 dissolve in water, 90 ग्राम ऑफ वाटर। एक केस फर्स्ट लिया, एक केस सेकेंड लिया। 14.1 ग्राम ऑफ शुगर, C12H22O11 dissolve in 90 ग्राम ऑफ वाटर। इफ यू लुक हेयर, अब यहां पे 141 ग्राम ऑफ शुगर, देखने में तो वाटर का मास कम लग रहा है, शुगर का मास अधिक लग रहा है। सेकेंड केस में देखने में शुगर का मास कम लग रहा है, वाटर का मास अधिक लग रहा है। बट अभी हम कंफ्यूज्ड हैं कि कौन सा सोल्यूट होगा, कौन सा सॉल्वेंट। हम लोग मास, मोल्स ऑफ शुगर निकालते हैं, मोल्स ऑफ शुगर फर्स्ट केस, सेकेंड केस। 141/342, दिस इज मॉलिक्यूलर मास ऑफ शुगर, ये मास ऑफ शुगर 0.5। 14.1/342, that means 0.05 मोल्स ऑफ वाटर। वाटर का मास 90 ग्राम है, तो मोल्स ऑफ वाटर will remain same, that is 90/18, that is 5। You know, यहाँ पे 0.5 मोल्स है, यहाँ पे कितना है 0.5 मोल्स है, और यहाँ पे 0.05। इन बोथ द केसेस शुगर इज ऑलवेज स्मॉल, चाहे इसका मास अधिक है, बट मोल्स इज स्मॉल, देयरफॉर सॉल्वेंट is sugar, solute, I'm sorry, solute is sugar, water is solvent, and water is called universal solvent। Water is called universal solvent। अच्छा बच्चों देखो, किसी भी सॉल्यूशन की कैरेक्टरिस्टिक, किसी भी सॉल्यूशन की कैरेक्टरिस्टिक उसकी स्ट्रेंथ से डिफाइन होती। क्या बोला? किसी भी सॉल्यूशन की कैरेक्टरिस्टिक उसकी स्ट्रेंथ से डिफाइन होती। दैट इज, अगर किसी सॉल्यूशन के बारे में जानना है तो मुझे उसकी स्ट्रेंथ पता होना चाहिए। क्लियर? स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन डिफाइंस द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सॉल्यूशन। अब देखो, स्ट्रेंथ निकालने के लिए हमारे पास बहुत सारे तरीके हैं। तो पहले मैं आप स्ट्रेंथ और के सॉल्यूशन के बेसिक्स, फंडामेंटल के बारे में आपको बताता हूं कि स्ट्रेंथ कैसे निकाली जाती, क्या होती है, वो सॉल्यूशन कौन से होते हैं जिनकी स्ट्रेंथ हम डिफाइन होती है, वो सॉल्यूशन कौन से होते हैं जिनकी स्ट्रेंथ डिफाइन नहीं होती है, वो सॉल्यूशन जिनकी स्ट्रेंथ डिफाइन होती है उनको क्या कहते हैं, उनकी यूनिफॉर्मिटी कैसी होती है, उसमें आइडेंटिकल चीज़ें क्या होती हैं, ये सब चीज़ें हम लोग अगले 15-20 मिनट में डिस्कस करेंगे। बेटा ध्यान देना, अब मैंने घर में एक चाय बनाई, उसके आधे घंटे बाद दूसरी चाय बनाई। सोचना, दोनों सॉल्यूशंस हैं, क्या दोनों टी जो हमने प्रिपेयर की है उनका टेस्ट सेम होगा? होगा? नहीं होगा ना। अच्छा, मैंने एक वाटर, कोई बेवरेज किसी शॉप से खरीदा, अब वो बेवरेज खरीदा और एक दूसरी शॉप से बेवरेज सेम ले लिया। फॉर एन एग्जांपल, मैंने कोक की 2 बॉटल्स अलग अलग दुकानों से अलग अलग टाइम पे खरीदी, क्या दोनों का टेस्ट और स्ट्रेंथ सेम होगा? यस, क्योंकि आप जब कोक की बॉटल देते हैं तो उस, या पेप्सी या कोई भी बेवरेज लेते हैं, तो उसके लेवल पे पढ़ते हैं, उसमें लिखा होता है कंटेंट्स जो लिखे होते हैं उसमें क्या क्या चीज़ें कितने कितने अमाउंट में फिक्स्ड हैं, तो ये कहलाते हैं स्टैंडर्ड सॉल्यूशन। बट टी जो हम घर पे बना रहे हैं, आई एम नॉट टॉकिंग ऑफ द टी फ्रॉम मशीन, जो टी हम घर पे बना रहे हैं वो हम ऑब्जर्वेशन से शुगर, मिल्क, टी लीव्स मिलाते हैं, तो वो नॉन स्टैंडर्ड सॉल्यूशन होते हैं। मतलब पेप्सी इज नोन सॉल्यूशन, टी इज अननोन सॉल्यूशन, जिसकी हमें स्ट्रेंथ
डिफाइन नहीं है, जिसकी कंसेंट्रेशन पता नहीं होती है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? अननोन सॉल्यूशन। तो देखो बच्चों, सॉल्यूशन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सॉल्यूशन is defined by strength. If the strength of solution is defined, if the strength of solution is defined, called known solution. If the strength of solution not defined is not defined, called unknown solution. अब बच्चों देखो, अगर कैरेक्टरिस्टिक या स्ट्रेंथ डिफाइन है तो हम लोग उसको क्या बोलेंगे? नोन सॉल्यूशन। नोन सॉल्यूशन, और ऐसे सॉल्यूशन को हम लोग क्या बोलते हैं? स्टैंडर्ड सॉल्यूशन। क्या बोलेंगे बच्चों? स्टैंडर्ड सॉल्यूशन। अगर किसी सॉल्यूशन की कैरेक्टरिस्टिक डिफाइन है, स्ट्रेंथ डिफाइन है, नोन सॉल्यूशन और स्टैंडर्ड सॉल्यूशन अगर कैरेक्टरिस्टिक डिफाइन नहीं है, स्ट्रेंथ डिफाइन नहीं है, तो हम उसकी कैरेक्टरिस्टिक नहीं जान सकते हैं। ऐसे सॉल्यूशन को हम लोग क्या बोलेंगे? अननोन सॉल्यूशन। अच्छा देखो बच्चों, सॉल्यूशन की स्ट्रेंथ कैसे निकालते हैं, कैसे डिफाइन की जाती है? हम लोग सॉल्यूशन को 3 मेजर तरीके से डिफाइन करते हैं। स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन कैन बी एक्सप्रेस्ड बाय 3 वेज। स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन is expressed by 3 ways. Strength of solution, देखिए कौन कौन से वो 3 वेज हैं, कौन कौन से वो 3 तरीके हैं जिनसे हम स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन निकालते हैं। नाउ सबसे पहला मेथड है स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन। सबसे पहला है W/W%। इसको लिख सकते हैं वेट बाय वेट परसेंट, और इसको लिख सकते हैं मास बाय मास परसेंट, और इसको लिख सकते हैं बाय मास। कई क्वेश्चन में बाय मास भी दे रखा हो, परसेंट। Second method is W/V%, weight by volume percent, और इसको Y वॉल्यूम भी बोलते हैं। राइट, समझ में आया बच्चों? एंड द थर्ड वे टू एक्सप्रेस द स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज। That means volume by volume percentage. Okay beta? Now I am telling you one by one, explaining you one by one. एक करके मैं सारी चीज़ों को बताने जा रहा हूँ। एक चीज़ मैं लिखता हूँ, अगर ये स्ट्रेंथ आपको एक्सप्रेस है तो इससे हम लोग निकालते हैं, एक टर्म होता मोलालिटी। क्या निकालेंगे? मोलालिटी। ये अभी लिख देते हैं, थोड़ी देर बाद ये आपको मैं एक्सप्लेन करूंगा, तो आपको ये यहाँ पे जो बोर्ड पे मैं लिख रहा हूँ रिकॉल कराऊंगा। इससे हम निकालते हैं मोलारिटी। अगर ये इंफॉर्मेशन गिवन है, हमसे मोलारिटी निकालने को बोला जाएगा। वी कैन फाइंड आउट इफ दिस इंफॉर्मेशन इज गिवन, वी कैन फाइंड आउट मोलालिटी। मोलारिटी क्या है? आई विल टेल यू लेटर। अभी थोड़ी देर में मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले मैं इनको डिफाइन करता हूं। देखो बच्चों, एक चीज और इंटरेस्टिंग बता रहे हैं, इससे हम
अब हम लोगों के सिलेबस में कौन सा सोल्यूशन है? बाइनरी सोल्यूशन है। इससे हम लोग मास परसेंटेज निकालते हैं। क्या निकालेंगे? मास परसेंटेज। लेट मी इरेज एंड क्लीन द बोर्ड, उसके बाद मैं वन बाय वन। यहां तक इसमें कोई कंफ्यूजन आपको समझ में आ रहा है? कोई कंफ्यूजन तो नहीं बच्चों? ओके, लेट मी इरेज द क्लीन द बोर्ड, इरेज द मैटर, और उसके बाद मैं आपको बताता हूं। बच्चों सबसे पहले मैं आपको बताता हूं W/W परसेंटेज और वेट बाय वेट परसेंटेज। और मास बाय मास। फॉर बाइनरी सॉल्यूशन हम लोग बाइनरी सॉल्यूशन की बात करेंगे। बाइनरी सॉल्यूशन 2 कंपोनेंट्स। कौन कौन से 2 कंपोनेंट्स? सॉल्यूट ए, सॉल्वेंट बी। सॉल्यूट को हमने ए सपोज किया, सॉल्वेंट को हम लोगों ने क्या सपोज किया? बी। अच्छा, फॉर बाइनरी सॉल्यूशन अब देखो मैंने कहा इसका मतलब होता है मास ऑफ, इसका मतलब क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग? मास ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट पर 100 ग्राम of solution. Mass of solute present per 100 ग्राम ऑफ सोल्यूशन। अब देखो बच्चों, हम लोग इससे मास परसेंटेज निकालते हैं। मास परसेंटेज ऑफ ए विल बी इक्वल्स टू मास ऑफ ए अपॉन मास ऑफ ए प्लस मास ऑफ बी इंटू 100। परसेंटेज है 100। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं मास ऑफ ए अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन, मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। सिंपल। मास ऑफ ए, अगर मैं आपसे कहूं व्हाट विल बी द मास परसेंटेज ऑफ बी, आपको ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, सोचना ज्यादा है, मेहनत ज्यादा नहीं करना। 100 माइनस मास परसेंटेज ऑफ ए, क्योंकि 2 कंपोनेंट है, परसेंटेज है, 100 होगा तो एक का अगर आपने निकाल लिया तो दूसरे का। अब देखो इसमें स्ट्रेंथ कैसे डिफाइन होती, एक मैं एग्जांपल लेता हूं। कोई बॉटल है H2SO4 और उस पर लेवल लगाया गया, लेवल अ बॉटल लेवल 17% W/W H2SO4 एक्वस। एक्वस क्यों लिखा है? सॉल्वेंट। एक्वस इज व्हाट? सॉल्वेंट। एक्वा मतलब वाटर, ये सॉल्वेंट हो गया। ये क्या हो गया बेटा? सॉल्वेंट। ये क्या हो गया आपका? सॉल्यूट। इससे आपके ब्रेन में इंफॉर्मेशन क्या जा रही, आपके दिमाग में क्या इंफॉर्मेशन जा रही, मस्तिष्क में क्या जा रहा? 17 ग्राम ऑफ H2SO4 is present in 100 ग्राम सॉल्यूशन। इससे आपके माइंड में क्या इंफॉर्मेशन जा रही है? 17 ग्राम ऑफ H2SO4 is present in 100 ग्राम सॉल्यूशन। 17 ग्राम ऑफ H2SO4 is present in 100 ग्राम सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में बेटा क्या है? H2SO4 है और वाटर है। तो मास ऑफ H2SO4 इज 17 ग्राम। अच्छा, मास ऑफ सॉल्यूशन वाटर क्या होगा? मास ऑफ सॉल्वेंट, सॉल्वेंट क्या है? एक्वस, वाटर। 100 माइनस 17, 83 ग्राम। आपने बिल्कुल क्लियर
पिक्चर हो गई कि मास ऑफ सॉल्वेंट इज 53 ग्राम, मास ऑफ सॉल्यूट 17 ग्राम। अच्छा, इससे मैंने अभी थोड़ी देर पहले क्या लिखा था, हम लोग इससे मोलैलिटी निकाल सकते हैं। मोलैलिटी होती क्या है? मोलैलिटी बेसिकली इज आल्सो ए स्टैंडर्ड मेथड टू एक्सप्रेस द स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन। तो मोलैलिटी क्या होती है बेटा? मोलैलिटी इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट पर केजी ऑफ सॉल्वेंट। अभी मोलैलिटी को मैं आपको डिटेल में थोड़ी देर में बताऊंगा। तो इसका मतलब मोलैलिटी को हम लोग स्मॉल m से लिखते हैं। मोलैलिटी इज एक्सप्रेस बाय स्मॉल m। तो मोलैलिटी इज स्मॉल रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल m। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। अगर मास ऑफ सॉल्वेंट ग्राम में दे रखा है देन इट विल बी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम, देन इट इज 1000। अच्छा देखो बच्चों, यहां पर हमें मास ऑफ सॉल्यूट H2SO4 इज गिवन। यहां से हम नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2SO4 भी निकाल सकते हैं। व्हाट विल बी द नंबर ऑफ मोल्स? मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। मोलर मास ऑफ H2SO4 इज 98। मोलर मास ऑफ H2SO4 98। तो मोलैलिटी क्या हो जाएगी बेटा? मोलैलिटी ऑफ दिस सॉल्यूशन। इफ आई आस्क यू मोलैलिटी ऑफ दिस सॉल्यूशन, यू विल से सर 17 divided by 98, this is the number of moles. And mass of solvent 83 gram. Since it is in gram, therefore 1000. You can calculate, you will get molality. Clear? Okay बच्चों, अब मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूं। Now check your answer बच्चों। अब देखिए, मास ऑफ बेंजीन is 50 gram. Mass of toluene in this question, mass of toluene in this question is 150 gram. अब आपको क्वेश्चन में पूछा गया मास परसेंटेज, वही फॉर्मूला लगाते हैं, मास परसेंटेज ऑफ बेंजीन, that means mass of benzene upon mass of solution, 50 plus 150 into 100, that means 50 upon 200 into 100 cancelled, that is 50 upon 2, 25%. If I ask you mass percentage of toluene, mass percentage of toluene in solution will be equals to 100 minus 25, mass percentage of benzene 75%. Mass percentage of toluene is 75%. बच्चों देखिए, अगर मैंने आपसे कहा, अब देखो एक क्वेश्चन मैं और उसको ट्विस्ट करके बनाता हूं, छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं, आपको कंसेप्ट की क्लैरिटी देंगे और इससे आपका एनरिच होगा नॉलेज और आपके अंदर कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। जब आप छोटे, देखिए बड़ी प्रॉब्लम कोई नहीं होती, बड़ी प्रॉब्लम इज मिक्सचर आर मिंगल ऑफ स्मॉल प्रॉब्लम्स। ओके, स्टेप बाय स्टेप। मैंने कहा एक सोल्यूशन है विच इज लेवल्ड 15% W/W NaOH। अब इस ये इंफॉर्मेशन मैंने देखी, मैंने कहा व्हाट इज द मास एंड मोल्स ऑफ NaOH
present in 2 kg of such solution. बेटा ध्यान देना, व्हाट इज द मास एंड मोल्स. अब देखिए बेटा, 15 ग्राम NaOH present in 100 ग्राम solution. तो 100 ग्राम of solution contains कितना, 15 ग्राम of NaOH. राइट, 1 ग्राम में कितना होगा, 15/100. बट मेरे को कितने में चाहिए, 2 किलोग्राम. 2 kg मतलब 2000 ग्राम. 2000 ग्राम आर 2 kg, एक ही बात है ना. में कितना होगा, 15/100 इंटू 2 kg, 2000 ग्राम कैंसल्ड. 15 टू 30, 300 ग्राम. कितना होगा, 300 ग्राम. अच्छा, मास ऑफ सब्सटेंस हमें पता लग गया 300 ग्राम है. अब हमसे पूछा क्या, मोल्स. सिंपल, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NaOH प्रेजेंट इन 2 kg ऑफ सॉल्यूशन. कितना होगा बेटा, 300 ग्राम मास डिवाइडेड बाय मोलर मास. मोलर मास सोडियम का 23, ऑक्सीजन का 16, हाइड्रोजन का 1. 23 प्लस 16, 39 प्लस 1, 40. दैट इज व्हाट, 7.5 ग्राम मोल्स. 7.5 मोल्स. ओके, एनी कंफ्यूजन बच्चों, नहीं ना. चलते हैं आगे. अब एक नया सेकंड कॉन्सेप्ट सिखाता हूं. अभी हमने क्या कवर किया, मास बाय मास. नाउ आई एम गोइंग टू कवर मास बाय वॉल्यूम. और मास बाय वॉल्यूम में हमारे माइंड में क्या इंफॉर्मेशन आएगी अगर हमें स्ट्रेंथ मास बाय वॉल्यूम में एक्सप्रेस की गई. इफ द स्ट्रेंथ इज एक्सप्रेस्ड इन मास बाय वॉल्यूम, तो हमारे माइंड में क्या इंफॉर्मेशन जा रही, ये सबसे पहले सीखना है, ये सबसे पहले अंडरस्टैंड करना. अब देखो, WYV परसेंट आर मास बाय वॉल्यूम परसेंट, और इसको बाय वॉल्यूम भी लिखा होता. देखिए बच्चों, इसका मतलब क्या होता है, मास ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट, मास ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट पर 100 ml ऑफ सॉल्यूशन. इसका मतलब क्या हुआ, मास ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट पर 100 ml ऑफ सॉल्यूशन. अच्छा देखो बेटा, सपोज मैंने आपसे कहा 17% W/V H2SO4 aqueous. क्या है सॉल्यूशन, H2SO4 है, aqueous है. वाटर इज अ सॉल्वेंट, H2SO4 इज अ सॉल्यूट. अब नाउ परसेंटेज तो मैंने पिछले क्वेश्चन की तरह 17 ही रखी, बट स्ट्रेंथ हमने मास बाय वॉल्यूम रखा. इससे मेरे माइंड में क्या इंफॉर्मेशन जा रही, 17 ग्राम ऑफ H2SO4. ये इंफॉर्मेशन यहां पे क्लिक करना चाहिए. द मोमेंट यू सी स्ट्रेंथ एक्सप्रेस, ये जैसे ही आपके माइंड में पिक्चर दिखती है, आपके माइंड में क्या इंफॉर्मेशन फिल्टर होना चाहिए, 17 ग्राम ऑफ H2SO4 इज प्रेजेंट in 100 ml solution. Volume of solution is given here, which is 100 ml. Mass of solute present in 100 ml is 17 gram. तो mass of H2SO4 17 gram. तो mass of H2SO4
इज 17 ग्राम। मोल्स ऑफ H2SO4 निकाल सकते हैं, मोल्स ऑफ H2SO4 निकाल लेते हैं, आगे क्या होगा लेट अस सी। 17/98। बच्चों छब मैं आपसे पूछता हूं 100 ml में कितने ग्राम है? 17 ग्राम। इफ आई आस्क यू व्हाट इज द मास, व्हाट इज द मास ऑफ H2SO4 present in 100 ml solution, oh, in 2 liters of such solution, in 2 liters of solution, 2 लीटर सोल्यूशन में कितना मास होगा? लेट अस एक्सप्लेन यू। 100 ml solution contains 17 ग्राम। 100 ml solution contain 17 ग्राम। जगह खाली करते हैं। $100 ml solution contains 17 gram of H2SO4। तो 1 ml में कितना होगा H2SO4? 17/100। 2 लीटर मतलब 2000 ml विच इज इक्वल टू 2 लीटर्स। कितना होगा? 17/100 इंटू 2000। कैंसिल। 340 ग्राम। If I ask you how much H2SO4 is present in 2 liters of such solution, you can find out in this way. You can find out in this way. बच्चों मैंने अभी थोड़ी सी देर पहले बताया था मास बाय वॉल्यूम से हम लोग मोलैरिटी निकालेंगे। क्या निकालेंगे? मोलैरिटी। अब मोलैरिटी होती क्या है? ये मोलैरिटी भी क्या होता है? स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन को एक्सप्रेस करने का एक स्टैंडर्ड मेथड है। अभी नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मोलैरिटी पे बहुत डिटेल में बात करेंगे। अभी हम एक शॉर्ट बात कर रहे हैं, शॉर्ट इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं मोलैरिटी पे। नेक्स्ट वीडियो में बहुत डिटेल में बात करेंगे, क्योंकि वो जो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में सिखाने वाला हूँ वो आपके वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस को चुटकियों में सॉल्व करेगा प्रॉब्लम। इसलिए आज शॉर्ट में सुनते हैं, फिर नेक्स्ट वीडियो में उसको डिटेल में पढ़ेंगे मोलैरिटी। और मोलैरिटी के बाद हम लोग नेक्स्ट जो टॉपिक कवर करेंगे वो नॉर्मलिटी इक्विवेलेंट का। तो बच्चों मोलैरिटी क्या होती है? मोलैरिटी, पहली बात, मोलैरिटी को कैपिटल एम से लिखते हैं। पहली बात ध्यान रखना है, क्या ध्यान रखना है? कैपिटल एम से एक्सप्रेस करते हैं। एंड इट इज व्हाट? इट इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ solute present per liter of solution, number of moles of solute present per liter of solution। तो मोलैरिटी क्या हो गई? मोलैरिटी कैपिटल एम, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ solute upon volume of solution। और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन बच्चों कैसा होना चाहिए? यूनिट क्या होना चाहिए? लीटर्स। अगर हमें नंबर ऑफ मोल्स ऑफ मोलैरिटी कैपिटल एम से लिखेंगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन अगर हमें ml में दे रखा है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन ml में है तो 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे। क्या करेंगे बच्चों? 1000 से मल्टीप्लाई। अब मैं इसी क्वेश्चन पे लौटता हूं। क्वेश्चन में हमें क्या इंफॉर्मेशन दे रखी थी? 17% W/V H2SO4
aqueous। अब मैं आपसे कहता हूं कैलकुलेट द मोलैरिटी ऑफ दिस सोल्यूशन, कैलकुलेट द मोलैरिटी ऑफ दिस सोल्यूशन। तो मोलैरिटी सबसे पहले हमें नंबर ऑफ मोल्स, मास ऑफ H2SO4 यहां कितना है बेटा, मास ऑफ H2SO4 is 17 ग्राम, मास ऑफ मोल्स ऑफ H2SO4, मोल्स ऑफ H2SO4 कितने हो गए 17/98। यहां पे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इज गिवन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इज 100 ml, 100 ml। तो अगर मुझे मोलैरिटी निकालनी है तो मोलैरिटी इज नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम इन ml into 1000। बेटा नंबर ऑफ मोल्स यहां कितना है 17/98 अपॉन वॉल्यूम कितना 100 ml into 1000, दो जीरो कैंसिल, दैट मीन्स 17 into 10 upon 98, that is 170 upon 98। दिस इज द मोलैरिटी ऑफ दिस सोल्यूशन। इस सोल्यूशन की मोलैरिटी कितनी होगी, ये समझ में आया आपको? नहीं आया? हम लोग अभी इसको डिटेल में करेंगे। आई एम श्योर बहुत आसान है, स्टेप बाय स्टेप फिनोमेना है बच्चों। हम लोग अब एक थर्ड मेथड ऑफ एक्सप्रेसिंग द स्ट्रेंथ पढ़ने जा रहे हैं, एंड थर्ड मेथड इज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज। थर्ड मेथड इज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज। वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज और V बाय V परसेंटेज, और V बाय V परसेंटेज। इसका मतलब होता है वॉल्यूम ऑफ सल्यूट प्रेजेंट पर 100 ml ऑफ सॉल्यूशन। जैसे मास परसेंटेज निकालते थे वैसे ही हम वॉल्यूम परसेंटेज निकालेंगे बच्चों। फॉर बाइनरी सॉल्यूशन, फॉर बाइनरी सॉल्यूशन, बेटा बाइनरी सॉल्यूशन में कितने कंपोनेंट होंगे, 2 कंपोनेंट्स। कौन कौन से होंगे कंपोनेंट्स, A एंड B। फॉर बाइनरी सॉल्यूशन हैविंग 2 कंपोनेंट्स A एंड B, वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ A इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ A अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन into 100। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, वॉल्यूम ऑफ A अपॉन वॉल्यूम ऑफ A प्लस वॉल्यूम ऑफ B into 100। एनी कंफ्यूजन? अगर मैं आपसे कहूं वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ B, देन इट इज वॉल्यूम परसेंट, देन इट, हाउ विल यू फाइंड आउट? पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, सिंपली 100 माइनस वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ A। अच्छा, मैं एक इसका एग्जांपल लेता हूं, उससे आपको और क्लैरिटी होगी। सपोज मैं आपको एक बॉटल देता हूं और उस बॉटल पे लेवल किया गया है 12%
V by V। स्ट्रेंथ कैसे एक्सप्रेस है? 12% V by V एसीटोन, क्या दिया है बेटा? एसीटोन इन बेंजीन। बच्चों ये जो सिखा रहे हैं ना, जब आपको मैं एक सोल्यूशन चैप्टर जो 12th में है, शायद जो बच्चे 12th में होंगे वो बच्चों को ये पता होगा, सोल्यूशन चैप्टर का पहला फेज इसी पे बेस्ड है जो आज मैंने पढ़ाया। ओके, तो अगर कहीं कंफ्यूजन है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, मैं आपको उसको सोल्यूशन बताऊंगा। बच्चों 12% एसीटोन इन बेंजीन, इसका मतलब हुआ वॉल्यूम ऑफ एसीटोन इन सॉल्यूशन is 12 ml. Volume of benzene in solution कितना होगा? That is 100 ml volume of solution minus 12 ml volume of acetone. That is 88 ml. वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन कितना होगा बेटा? वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन 100 ml। वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन कितना होगा? 100 ml। तो इस तरीके से हम आइडेंटिफाई कर लेंगे वो सॉल्यूट क्या है, एसीटोन, सॉल्वेंट क्या है, बेंजीन, सोल्यूशन क्या है, मिक्सचर। सॉल्यूट का वॉल्यूम कितना है? एसीटोन का वॉल्यूम 12 ml। सॉल्वेंट का वॉल्यूम कितना है? बेंजीन का वॉल्यूम 88 ml। सॉल्यूशन का वॉल्यूम क्या है? दोनों का सम। अच्छा देखिए, ये तो हमारे पास एक मेथड था जिससे हम नॉर्मली स्ट्रेंथ एक्सप्रेस करते हैं। कौन कौन से 3 मेथड आज मैंने आपको बताया? मास बाय मास परसेंटेज और वेट बाय वेट परसेंटेज। दूसरा मेथड मैंने क्या बताया? मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज और वेट बाय वॉल्यूम परसेंट। तीसरा मेथड है मास वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज। ये तो एक मेथड होता है। कई बार ऐसा होता है कि जब हम सॉल्यूट बहुत स्मॉल क्वांटिटी में है, इनफाइनाइटली स्मॉल क्वांटिटी में, और उसकी स्ट्रेंथ एक्सप्रेस करना, तो हम उसकी स्ट्रेंथ को पीपीएम से एक्सप्रेस करते हैं। पीपीएम स्टैंड फॉर पार्ट्स पर मिलियन। जैसे आपने अक्सर देखा होगा कि वाटर को डिसइंफेक्टेंट करने के लिए, वाटर को डिसइंफेक्टेंट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं? क्लोरीन को मिलाते हैं। क्लोरीन क्या करता है? उसके अंदर जो जर्मेसाइड्स होते हैं, वो जर्म्स होते हैं, उनको किल कर देता है, डिसइंफेक्ट कर देता है। तो क्लोरीन को हम ऐड इसलिए करते हैं कि उसके अंदर जो जर्म्स हैं उनको किल कर देगा और वाटर डिसइंफेक्ट हो जाएगा। जब क्लोरीन को मिलाते हैं तो उसकी स्ट्रेंथ हम पीपीएम में एक्सप्रेस करते हैं, पार्ट्स पर मिलियन। मतलब 1 मिलियन में 1 पार्ट। व्हाट इज द स्ट्रेंथ? 1 मिलियन में 1 पार्ट। तो पार्ट्स पर मिलियन में हम एक्सप्रेस करते हैं। क्या होता है? When solute is present in infinitely small quantity, when solute is added in solvent by a small traces strength of solution expressed ppm. ppm, that means parts per million. ओके, तो बच्चों स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन पीपीएम को कैसे हम एक्सप्रेस करते हैं? दैट इज पीपीएम, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन
mass of solution into 10 to the power 6. Mass of solute upon mass of solution into 10 to the power 6. 10 to the power 6 stands for parts per million. 10 to the power 6 is million. 1 million equals to 10 to the power 6. You can also say parts per billion. Parts per billion 10 to the power 6 को रिप्लेस कर देंगे 10 to the power 9 से. बच्चों, इस वीडियो में मैंने यहीं तक का कंटेंट रखा है, क्योंकि अब जो कंटेंट हम लेने जा रहे हैं दैट इज मोलैरिटी, मोलैलिटी, मोल फ्रैक्शन, नॉर्मेलिटी. दीज टॉपिक्स वी आर गोइंग टू कवर इन नेक्स्ट वीडियो. इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि उसमें मैं आपको बहुत सारी ट्रिक्स सिखाऊंगा और वो ट्रिक्स आपको दूसरे बच्चों से डिफरेंट बना देंगे. क्योंकि हमारे पास जो एक्सपीरियंस लास्ट 22 ईयर का है, जो मैंने सैकड़ों बच्चों के साथ जो आज हमारे IIT में कंप्लीट कर चुके हैं अपनी बीटेक की डिग्री या कंप्लीट कर रहे हैं, उनके साथ जो मैंने एक्सपीरियंस गेन किया, मेरे इंटेलिजेंस के साथ साथ उनका इंटेलिजेंस ने भी मुझे एक्सपीरियंस दिया, तो वो मैं आपको शेयर करूंगा नेक्स्ट वीडियो में. मेरे पास एक वाइड एक्सपीरियंस है सुपर 30 पर पढ़ाने का. फ्रॉम लास्ट 12 ईयर आई एम टीचिंग एट सुपर 30 पटना. वी हैव आल्सो सीन अ नंबर ऑफ स्टूडेंट ऑफ सुपर 30 जिन्होंने 100% बैच का बैच क्लियर हुआ. तो उनसे मैंने क्या देखा कि उनके अंदर क्या चीज़ें हैं और एक आम बच्चे में क्या चीज़ लैक कर रही, वो भी मैं इसी मोल कंसेप्ट के में या स्टिशियोमेट्री के थ्रू आप लोगों को इम्पार्ट करूंगा. डेफिनेटली इट इज़ गोइंग टू पे यू समथिंग. और आपसे मेरी एक ही रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को अगर अच्छा लगे लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने फ्रेंड्स को शेयर करिए. देखिए, सुपर 30 में एक लिमिटेड अमाउंट ऑफ स्टूडेंट को ही हम ट्रेन करते हैं, वो गरीब हैं, 30 हैं, बट हमें हर उस बच्चे तक ये इंफॉर्मेशन, नॉलेज पहुंचाना जिसके पास टैलेंट तो है बट रिसोर्सेज नहीं. और ये काम में आपका मुझे सपोर्ट चाहिए. आज के लिए थैंक यू. हैव अ गुड डे.